जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हर बार की तरह हम लोग जो टॉप क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के उनको देखेंगे। तो आज दो दो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब साइंस के भी देखेंगे बीच बीच में। तो साइंस के केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जो क्वेश्चन लगा रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं अपना। सबसे पहला सवाल है, द चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट इज, यानी जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक है उसका मुख्य स्रोत क्या है। सवाल पर ध्यान दीजिए, मुख्य स्रोत बोला है, ये नहीं बोला है कि स्रोत बताइए, सोर्स बताइए। तो मुख्य स्रोत की जब बात आएगी, चीफ सोर्स की जब बात आएगी, तो उसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डिकेइंग वेजिटेशन एंड एनिमल मैटर, यानी क्षयकारी वनस्पति और पशु पदार्थ। आप अक्सर देखे होंगे जैसे नालियों के बगल में बड़ी एक अजीब सी गंध आती है, सड़े हुए अंडे की तरह जिसको कहा जाता है। बड़ी पंजेंट स्मेल, बड़ी तीखी स्मेल होती है। और कहीं भी कोई कूड़ा सड़ रहा होता है, कहीं भी कुछ चीज़ें होती हैं, वहाँ से एक मीथेन गैस भी निकलता है और दूसरा ये हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की ही वो स्मेल है जो एकदम बिल्कुल कड़ी, एकदम अजीब सी आती है स्मेल, एकदम दुर्गंध आती है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर ये सवाल होता तो आपको ये पहचानना होता कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो ये पॉल्यूटेंट है, ये जो प्रदूषक है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक, इसके स्रोत के बारे में अगर आपसे पूछता तो ऑयल रिफाइनरी जो है, तेल रिफाइनरी, ये भी स्रोत है लेकिन मुख्य स्रोत नहीं है। तो मुख्य स्रोत कोई एक ही होगा ऑप्शन में, और जब स्रोत की बात आएगी तो ये थर्मल पावर, ये ऑयल रिफाइनरी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो कलरलेस गैस है, यानी कि इस गैस का कोई कलर नहीं है, रंगहीन गैस है और ये सड़े हुए अंडे की तरह गंध देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो प्राकृतिक रूप से आपको देखने को मिलेगा सीवरों में। सीवर से आप एक बड़ी अजीब सी स्मेल आती है, कड़ी सी, तो वो वही हाइड्रोजन सल्फाइड है। खाद के जो गड्ढे होते हैं, जहाँ पे गड्ढे बना के खाद तैयार किए जाते हैं, वहाँ से भी एक अजीब सी स्मेल आती है, वो भी हाइड्रोजन सल्फाइड की है। तेल और गैस के जो कुएं हैं, यहाँ तक कि जो वॉल्केनोज हैं, ज्वालामुखी हैं, उनमें से भी हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये बनता कैसे है, तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे कि सड़ते हुए पौधे हो गए, तो उनमें से ये दुर्गंध आपको देखने को मिलेगा। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो इनको और सड़ाते हैं सिंपल रूप में बनाने के लिए, और तब जो है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न होता हुआ समझ में आता है। अगला सवाल है, देखिए इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं, एसीएफ का है ये क्वेश्चन। तो आपके सामने चार स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, चार स्टेटमेंट नहीं मतलब चार आपके सामने अलग अलग ऑप्शन हैं और आपको मिलान करना है। तो इसका अलग अलग ऑप्शन था कि जैसे ए का 1, बी का 3, इस तरीके से। तो हम चीज़ों को देख लेते हैं तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए रेफ्रिजरेटर और एसी, जो अपने यहाँ फ्रिज और एसी है वहाँ पर फ्रीऑन गैस का यूज़ होता है, तो ये बिल्कुल सही लगा हुआ है जोड़ी में। और सवाल भी यही पूछा है कि आपको इनकरेक्टली मैच्ड बताना है, मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही तरीके से सही सुमेलित नहीं है। आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक होता है, बिल्कुल एंटीसेप्टिक होता है आइडोफॉर्म। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एक्सप्लोसिव होता है, बिल्कुल विस्फोटक पदार्थ होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन भी जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए टेफ्लॉन के आगे लिखा है जिलेटिन, ये गलत है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि बोला था कि जो गलत सुमेलित है उसी को आप लोग टिक करिए। तो जिलेटिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन है जो कि जैसे सुअर हो गया, गाय हो गई, इनके चमड़ी, इनके स्किन से निकाला जाता है उस प्रोटीन को, तो वो तरह का प्रोटीन है। और टेफ्लॉन जो है वो पॉलीमर है, किसका, ये टेफ्लॉन जो है वो ब्रांड नेम है, पॉलीमर है, किसका है, सिंथेटिक पॉलीमर, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो टेफ्लॉन एक सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब हो गया कि प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये टेफ्लॉन जो है ये सिंथेटिक पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन है। ठीक है, और ये कई सारे इसमें फ्लोरीन का प्रयोग होता है, तो जाहिर सी बात है पॉलीमर हो जाता है। और इसका अगर हम लोग प्रयोग देखें तो देखिए जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, जो पैन होता है ना, नॉन स्टिक तावा, जिसमें आप देखेंगे कि चीज़ें बनाते समय बहुत सटती नहीं है, बड़े अच्छे से जलती नहीं हैं चीज़ें, तो वो नॉन स्टिक जो तावा होता है उसमें कोटिंग, जो ऊपर की कोटिंग होती है अंदर की, वो कोटिंग जो है वो इसी टेफ्लॉन से की जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में किया जाता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। जिलेटिन जो है वो बिल्कुल शुद्ध प्रोटीन है, प्योर प्रोटीन है, जो सुअर और गाय की खाल से या फिर डीमिनरलाइज्ड एनिमल बोन्स, जो डीमिनरलाइज्ड जानवरों की हड्डियां होती हैं, उनमें से भी तैयार किया जाता है जिलेटिन प्रोटीन को। जो कोल्ड चैम्बर होता है
जिसे हम शीत कक्ष कहते हैं, जहाँ पर ये फलों और सब्जियों को रखा जाता है, तो उनकी वजह से उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है, उनका जो भंडारण होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक आप उनको भंडारित करके रख सकते हैं। मतलब फलों को और सब्जियों को बिना खराब हुए आप कोल्ड स्टोरेज में लंबे समय तक रख सकते हैं। तो यही सवाल है कि कैसे लंबे समय तक रख सकते हैं, उसका कारण क्या है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। बाहर आप रखेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों में आपको उपयोग करना होगा फल सब्जी का, वरना वो ख़राब हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज में लंबे समय तक आप कैसे रख लेते हैं, यही सवाल है। तो पहला ऑप्शन है एक्सपोजर टू सनलाइट इज़ प्रिवेंटेड, यानी कि सूरज की रोशनी के संपर्क में हम आने से रोक देते हैं फलों और सब्जियों को। दूसरा, जो कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है, यानी पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है वो बढ़ जाती है। रेट ऑफ इंस्पायरेशन इज़ डिक्रीज्ड, यानी इन फलों सब्जियों का जो श्वसन का दर है वो कम हो जाता है। और चौथा है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, इसलिए ये लंबे समय तक संरक्षित करके रखे जा सकते हैं, इनका भंडारण मुमकिन है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा कि श्वसन की जो दर है, रेट ऑफ रिस्पायरेशन है इन फलों का, वो कम हो जाता है। रिस्पिरेशन का रेट कम होने से क्या हो जाता है कि इथिलीन जो बनता है इनके अंदर से, इथिलीन एक तरह का हार्मोन है, वो क्या करता है कि फलों को पकाता है। अब इथिलीन अगर बनना कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये उतने तेज़ी से नहीं पकेंगे जितना पकना चाहिए, तो अगर जल्दी से पकेंगे नहीं तो ख़राब भी नहीं होंगे। यही इसका मुख्य कारण है, ध्यान रखिएगा बात को। तो जब फलों को हम ठंडे कक्षों में रखते हैं, कोल्ड चैम्बर या कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, तो इनकी जो उम्र होती है वो बढ़ जाती है, या फिर इनका भंडारण जीवन जो होता है, स्टोरेज लाइफ, वो बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि इनकी श्वसन की जो दर है वो कम हो जाती है, यानी रेट ऑफ रिस्पिरेशन जो है वो कम हो जाता है। जब फल सांस लेते हैं, जब फ्रूट्स रिस्पायर करते हैं, तो वो इथिलीन छोड़ते हैं, ठीक है, इथिलीन को प्रोड्यूस करते हैं, इथिलीन का उत्पादन करते हैं, जो कि इन्हें पकाने में मदद करता है। इसीलिए इथिलीन को फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं, यानी इथिलीन को फल पकाने वाले हार्मोन के रूप में भी हम जानते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज में कच्चा फल और सब्जी, मतलब कोल्ड स्टोरेज नहीं, कई सारे स्टोरेज में क्या करते हैं कि फल सब्जी को थोड़ा कच्चा ले आते हैं, फिर उसमें कुछ ऐसा मिलाते हैं केमिकल, जिसकी वजह से वो जल्दी पकाते हैं। तो वो जो मिलाया जाता है जिसकी वजह से फल जल्दी पकते हैं, वही इथिलीन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह फलों के पकने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पादित एक हार्मोन है। एक क्वेश्चन और है, जो वॉर होता है, लड़ाई वगैरह होती है, तो अक्सर आप देखते हैं कि दुश्मन की नज़र न पड़े सैनिकों पर, तो वो लोग कुछ ऐसे फेंकते हैं, हैंड ग्रेनेड जैसा, ठीक है, बम नहीं फटता वो, लेकिन आप देखेंगे चारों तरफ बिल्कुल स्मोक स्मोक धुआं हो जाता है। उसको कहते हैं स्मोक स्क्रीन। उसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि आप छुप छुपा के दुश्मन की नज़र से बचते हुए आगे बढ़ सकें। तो ये जो स्मोक स्क्रीन है, जो युद्ध में इस्तेमाल होता है कंसीलमेंट और कैमोफ्लेज के लिए, मतलब छिपने और छलावा करने के लिए, ये स्मोक स्क्रीन्स बनते किसके हैं, ये सवाल है। बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो स्मोक आप देखते हैं, जो धुआं चारों तरफ फैला रहता है, जिसे हम स्मोक स्क्रीन कहते हैं, ये सोडियम क्लोराइड है जो कि हवा में फैला होता है, या फिर हवा में बिखरा हुआ एक सिल्वर आयोडाइड होता है, या फिर हवा में बिखरा हुआ टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, या फिर हवा में बिखरा हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, टाइटेनियम ऑक्साइड हवा में बिखरा होता है, वही ये इस्तेमाल में आता है स्मोक स्क्रीन के लिए। तो जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो जो ये धुआं धुआं चारों तरफ कर देते हैं, स्मोक स्क्रीन जिसे हम बोलते हैं, वो टाइटेनियम ऑक्साइड के कण चारों तरफ बिखरे होते हैं। अब देखिए टाइटेनियम ऑक्साइड इतना इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है, इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि इसका और भी बहुत सारा उपयोग है जो कि हमें पता होना चाहिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार सवाल पूछा गया है विविध प्रकार के सेक्शन में। पहली बात यह है, सन स्क्रीन जो यूज़ करते हैं ना हम लोग, सन स्क्रीन जो यूवी रेस, यूवी प्रतिरोधी गुणों या फिर यूवी रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाता है। जब स्क्रीन हमारी स्किन जो है वो थोड़ी जल जाती है, जिसे हम लोग स्किन टैनिंग भी बोलते हैं। आप देखेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा धूप में पड़ते हैं तो थोड़े काले पड़ जाते हैं, उसे हम स्किन टैनिंग बोलते हैं। हमारी ऊपर की जो परत होती है वो थोड़ी थोड़ी बर्न हो जाती है, जल जाती है, वो अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से होती है, अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से होती है, जिसे हम पैराबैंगनी किरण भी बोलते हैं। तो सन स्क्रीन में क्या इस्तेमाल होता है? टाइटेनियम ऑक्साइड। उसके बाद जो पेंट होते हैं, पेंट्स में भी टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है। इसके अलावा और क्या प्रयोग है? सन स्क्रीन हो गया, पेंट हो गया, और उसके बाद
इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे टूथपेस्ट होता है, तो टूथपेस्ट में भी जो चमकीला चमकीला वाला हिस्सा ब्राइट जो पहले आता था, जैसे कोलगेट के कई सारे प्रकार आते थे, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो उसमें क्रिस्टल जो चमकते हुए नज़र आते थे कभी कभी, तो वो भी टाइटेनियम ऑक्साइड का थोड़ा बहुत उसमें प्रयोग होता था। मेन प्रयोग इसका पेंट में होता है, मेन प्रयोग इसका सन स्क्रीन में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। टाइटेनियम जो होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं तो टाइटेनियम की भी बात कर लेते हैं। टाइटेनियम को मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। मेटल ऑफ फ्यूचर कहने का मतलब क्या है कि टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है, क्योंकि भविष्य में जितनी भी चीज़ें प्रयोग होंगी उसमें टाइटेनियम का प्रयोग हो ही रहा है, क्योंकि बात बहुत साल पहले कही गई थी, तो आज भविष्य है इतिहास के हिसाब से, और आने वाले समय में भी ये प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि देखिए स्टील से 45% ये हल्का होता है, तो एक तो वजन इसका कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई जंग नहीं लगता है, और मजबूत तो ये होता ही है। ठीक है, तो स्टील से भी मजबूत, बाकी धातुओं से भी हल्का, और किसी भी तरह का कोई जंग नहीं लग रहा है। तो इतना बेहतरीन अगर आपके पास कोई धातु है, मेटल है, तो जाहिर सी बात है कि वो सारी चीज़ों में उसका प्रयोग होगा। तो टाइटेनियम के ऊपर जब हम फिर से कभी सवाल देखेंगे तो और भी उसके उपयोग और उसके प्रयोग के बारे में हम लोग नज़र डालेंगे। चलिए अब हिस्ट्री का कुछ सवाल देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन जब हो रहा था, ठीक है, जब स्वदेशी आंदोलन, हमें पता है कि बंगाल का विभाजन जब अनाउंस किया कर्जन ने, और बंगाल का विभाजन जब 16 अक्टूबर 1905 को हो जाता है, तो स्वदेशी आंदोलन अपने देश में छिड़ जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के बाद एक राज्य ऐसा था जहाँ पे स्वदेशी आंदोलन को वंदे भारत आंदोलन का नाम दिया गया। आपको यही बताना है कि किस राज्य में स्वदेशी आंदोलन को वंदे भारत मूवमेंट कहा गया। तो ये कौन सा राज्य था? गुजरात, बंगाल, आंध्र प्रदेश या बिहार में से कोई एक है, और वो राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे भारत आंदोलन कहा गया। बात करें स्वदेशी आंदोलन के पहले पृष्ठभूमि पे, बैकग्राउंड पे अगर हम बात करें, तो कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित किया था। 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने इस बात को अनाउंस किया, इस बात की घोषणा की कि बंगाल का विभाजन होने जा रहा है 2 हिस्से में। जो पूर्वी हिस्सा था, ईस्ट साइड था, उसे आसाम और ईस्ट बंगाल का नाम दिया गया, और जो पश्चिमी साइड था उसमें बंगाल का एक बड़ा हिस्सा था। उसके बाद उसमें बिहार और उड़ीसा भी साथ में मिले हुए थे, और तब के बिहार में झारखंड भी आता था। तो इस तरीके से 2 डिवाइड किया गया था, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का औपचारिक तरीके से ऑफिशियली जो है वो विभाजन कर दिया गया। तो वंदे भारत आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत अगले साल 11 फरवरी 1907 में आंध्र प्रदेश से शुरू हुई, और ये जैसा कि आपको पता है कि कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, और 16 अक्टूबर 1905 में इसका विभाजन कर दिया गया। किस वर्ष पंजाब हिंदू सभा को फाउंड किया गया था? यानी पंजाब हिंदू सभा की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है। 1905, 1909, 1915 या फिर 1907? तो इसका राइट आंसर है बी, 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की गई थी। और पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की गई थी, पहले की गई थी, हिंदू महासभा बाद में हुई थी। पंजाब हिंदू सभा जो है वो 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। लालचंद और यूएन मुखर्जी जी, ये 2 लोगों का नाम ध्यान रखिएगा, इन लोगों ने शुरुआत की थी। इसका बेसिकली कारण ये था कि जो हिंदू समाज है उसके हितों को ध्यान में रखना है, उसके हितों की रक्षा करनी है, इस तरीके की चीज़ें, ऑब्जेक्टिव जो है, लक्ष्य उसमें निर्धारित था। हिंदू महासभा की जो नींव थी वो रखा था मदन मोहन मालवीय जी ने सन 1915 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। साराबंदी कैंपेन जो है 1922 का, उसको किसने लीड किया था? यानी 1922 के सरबंदी अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर लाला लाजपत राय जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरबंदी अभियान को लीड किया था, उसका नेतृत्व किया था 1922 में। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए, इस अभियान को नो टैक्स कैंपेन भी कहा जाता है। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किसानों को कहा था कि आप लोग टैक्स वगैरह न दीजिए, अभी 1922 की ये बात है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में एक और ख़ास ये है बात कि अहमदाबाद नगर निगम के ये पहले म्युनिसिपल कमिश्नर थे। म्युनिसिपल कमिश्नर जिन्हें हम लोग नगर आयुक्त कहते हैं, तो पहले नगर आयुक्त जो हैं वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, अहमदाबाद नगर निगम के, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इस बात को ध्यान रखिएगा।
इनमें से कौन सा ऐसा आंदोलन है जो महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन बना, जिसमें उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस किया था? यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? सविनय अवज्ञा का मतलब ये है कि आप कोई रूल नहीं मानेंगे, आप किसी का दिशा निर्देश नहीं मानेंगे सरकार का, आप उनकी नियम तोड़ेंगे, आप उनका नियम तोड़ेंगे, आप उनका ऑर्डर ख़राब करेंगे। ऑर्डर आपको दिया जाएगा वहाँ मत जाइए, नहीं आप जाएंगे, आपको कोई परवाह नहीं है। ये होता है सविनय अवज्ञा। और असहयोग का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में सरकार के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, आपको उसको रोकना है। जैसे टैक्स है, आप हर महीने टैक्स देते हैं, आप टैक्स देना बंद कर दिए, तो ये क्या है? असहयोग है। लेकिन सरकार ने बोला कि आप यूपी में रह रहे हैं, आपको दूसरे राज्य में नहीं जाना है, आप उनके नियम को तार पे रख के चले गए वहाँ पर, तो ये नियम तोड़ना हो गया। ऑर्डर आपको दिया गया है, औपचारिक तरीके से आप नहीं मान रहे हैं, तो ये सविनय अवज्ञा का हिस्सा हो गया। तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 का था, वो महात्मा गांधी जी का पहला ऐसा सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। और हम ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? वो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी जी को किसानों से न मिलने के लिए आदेश जारी किया गया था, बट उस आदेश की अवहेलना करते हुए, उस आदेश को न मानते हुए वो ब्रिटिश प्रशासन की उन्होंने अवज्ञा की, यानी कि ही डिफाइड द ऑर्डर, दैट इज डिसओबीडियंस टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। Who among the following is associated with songs from prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English? यानी निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का, ध्यान रखिएगा, उन प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया वो था सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, यानी कि जेल से हम संगीत लिख रहे हैं। तो इनमें से कौन जुड़े हुए थे, यही आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक जी, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी या सरोजनी नायडू जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए तो आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए 1922 में नारायण महेश्वर खरे नाम के एक व्यक्ति थे जो कि साबरमती आश्रम में रहते थे और वो संगीतकार थे, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर लगभग 250 जो डिवोशनल सॉन्ग्स थे अलग अलग भाषाओं के, जिसमें कुछ बाइबल के गीत थे, भजन थे, कुछ कुरान के भजन थे, गीता के भजन थे, धार्मिक जो भी भजनों के गीत बन सकते थे, ऐसे 250 भजनों को एक जगह उन्होंने इकट्ठा किया नारायण महेश्वर खरे जी ने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर, और ये आश्रम की भजनावली का हिस्सा बना। मतलब सुबह और शाम साबरमती आश्रम में भजन बजता था, तो यहाँ पर ये 250 भजन मतलब बारी बारी से बजते रहते थे सुबह और शाम में। बाद में जब महात्मा गांधी जी को जेल हुई, तो यरवदा जेल जब वो थे 1930 में, तब वहाँ पे भी कुछ अंग्रेज लोगों ने उनकी मदद की, और ये जो भजन जो भी बाहर लिखे गए, कंपोज किए गए, लिखे गए अच्छे तरीके से किताब के रूप में, वही सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन बन के बाद में पब्लिश हुई, उसका प्रकाशन हुआ। तो इस तरीके से आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने डील किया। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।